Welcome to the case study with the topic Islamic terrorism by Institute of Civil Services. पास न्यूज को अगर हम लोग देखते हुए चलें तो हमें एक चीज बड़ी आसानी से क्लियर हो रही है फिलहाल कि इस्लामिक टेररिज्म अभी फिर से एकदम एक बहुत बड़ा मुद्दे के रूप में सामने आया। कुछ न्यूज फ्लैश हुई जिसके वजह से हमें यह पता चल जाता सीधे सीधे तौर पर कि इस्लामिक टेररिज्म ने बीते कुछ समय में जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली एक बहुत बड़े टेरर का माहौल तैयार कर दिया और एक बहुत बड़ी चिंता का एक विषय खड़ा कर दिया, जिसको सोचने पर अब दुनिया भर की ताकतें मजबूर हो रही हैं और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अब हमें दो धड़े बंटते हुए नजर आ रहे हैं। पहला जो कि ईसाई समुदाय का है और दूसरा जो कि इस्लामिक समुदाय का है। कारण सिर्फ एक कि इस्लामिक टेररिज्म की ये घटनाएं बीते महीने में यूरोप कॉन्टिनेंट में जितनी ज्यादा तेजी से दिखाई दी। फॉर एन एग्जांपल इन द फ्रांस, जहां पर एक हिस्ट्री टीचर की गला काट करके हत्या कर दी गई उसी के स्कूल में। इसके बाद चर्च के बाहर एक महिला और दो अन्य लोगों को मार दिया गया फ्रांस के शहर नीस में। और हालिया तौर पर सोमवार के दिन शाम को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी टेरर अटैक के दौरान 5 लोगों के मरने की खबर सामने आई, जिनमें से एक खुद आतंक फैलाने वाला वो आतंकी था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कुल मिलाकर के अगर हम टॉपिक को एक डीप एनालिसिस में रखें तो स्पेशली फॉर द यूपीएससी कैंडिडेट्स और द सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट, यहां पर आपके सामने एक बड़ा टॉपिक निकल करके सामने आ रहा है जिस पर आपको सोचना और विचार करना जरूरी होगा। और जो बड़ा टॉपिक आपके सामने निकल करके सामने आ रहा है वो है कि अभी तक हमने कहीं ना कहीं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बारे में तो सुना था, यानी कि हमने कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरपंथीता के बारे में तो सुना था, लेकिन एक जो नया टॉपिक अब यहां से निकल करके सामने आ रहा है वो है सेक्युलर फंडामेंटलिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कट्टरपंथीता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्युलर फंडामेंटलिज्म इन दिस पार्ट कि सेक्युलर फंडामेंटलिज्म क्या है, ये किस तरीके से जन्म ले रहा है और किस तरीके से ये एक विचारधारा बनकर के उभरता जा रहा है। कहां तक ये नुकसानदेह हो सकता है, कहां तक ये नुकसानदेह नहीं हो सकता, इन सभी चीजों पर हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष कट्टरपंथीता, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा। अब रिसेंट खबर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो रिसेंट खबर हमारे सामने आती है वो ये है कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में लास्ट मंडे नाइट को 2 पुरुष 2 स्त्रियों यानी 2 मेल्स और 2 फीमेल सिविलियंस को मार दिया गया और इसमें एक गनमैन जो उन पर हमला कर रहा था को भी मारा गया है। हालांकि ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने सीधे अपने बयान में इस बात की पुष्टि संभावित तौर पर की है कि यह अटैक एक आतंकवादी अटैक हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मारा गया उस व्यक्ति का संबंध सीधे तौर पर इस्लामिक स्टेट के साथ बताया जा रहा है और उस इस्लामिक स्टेट से उसका संबंध होने की वजह से इसे एक प्रायोजित आतंकवादी घटना का नाम दिया जा रहा है, यानी कि स्वतः घटने वाली एक आतंकवादी घटना ऐसी नहीं है। और यह पहली बार नहीं है जब यूरोप का कोई देश इस प्रकार की आतंकवादी घटना का शिकार बना है। इससे पहले भी कई देशों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। रिसेंटली फ्रांस इससे अफेक्टेड हुआ है और फ्रांस कहीं ना कहीं अब दुनिया के केंद्र में आकर के बैठ गया है, क्योंकि उसे प्राइम विक्टिम माना जा रहा है इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार होने को लेकर। इंसिडेंट में क्या हुआ कि ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की मौत हुई है वियना में मंडे को। 22 पीपल जो हैं, यानी कि 22 लोग जो हैं वो लगभग इंजर्ड हुए हैं। अटैकर जो था जिसे मार गिराया गया तकरीबन 20 साल का एक व्यक्ति है जिसके पास ऑस्ट्रियन सिटीजनशिप थी और नॉर्थ मैसिडोनियन सिटीजनशिप थी, यानी कि वो ऑस्ट्रिया की सिटीजनशिप पर वहां रह रहा था। और इस्लामिक स्टेट के लिए ऐसा माना जा रहा है कि उसका एक बहुत बड़ा हितैषी वो रहा होगा। ऑस्ट्रियन चांसलर की बात करें तो सेबेस्टियन कुर्ज ने यह कहा है कि यह निश्चित तौर पर एक आतंकवादी घटना थी जो प्रायोजित थी इस्लामिक स्टेट के द्वारा, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द इस्लामिक स्टेट, जो कि वियना की सड़कों पर घटी। इसी बीच फ्रांस ने अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए दिखाते हुए 50 अल कायदा के जिहादियों पर एयर स्ट्राइक की और 50 अल कायदा के जिहादियों पर सेंट्रल माली में एयर स्ट्राइक कर उन्हें मार दिया। इस बात की पुष्टि फ्रांस सरकार द्वारा की गई। घटना कहां से शुरू हुई, दरअसल जो टॉपिक ऑफ सेंटर बना वो टॉपिक ऑफ सेंटर कहां से बना, दैट इज एक्चुअली द फ्रांस वर्सेस ग्लोबल इस्लाम, यानी कि फ्रांस और वैश्विक इस्लाम जो है वो एक दूसरे के सामने आकर दो धड़ों में बटकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। साल 2015 में फ्रांस की एक पब्लिक मैगजीन यानी कि सार्वजनिक पत्रिका जिसका नाम चार्ली हैब्दो मिलता है ने मोहम्मद पैगंबर साहिब यानी इस्लाम के नबी
का एक कार्टून अपने कवर पेज पर छापा, जिसका विरोध पूरे विश्व के इस्लामिक समुदायों में किया, और यह जायज भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस्लामिक ग्रुप जो हैं वो इसको अपोज करेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म गुरु के संबंध में किसी भी प्रकार का एक फनेटिसिज्म क्रिएट करोगे, आप उस धर्म गुरु के या किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करोगे जो उन्हें नहीं पसंद, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया आपको देखनी तो पड़ेगी। इस प्रकार के ऐसे कई कार्टून चार्ली हेब्डो अक्सर छापता रहता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है लोगों को इस तरह से अवेयर करना किसी चीज के लिए। अब फ्रांस क्या चाहता है दरअसल इस्लाम के लिए, और ऐसा नहीं है कि पहली बार चार्ली हेब्डो या फ्रांस ने सिर्फ एक धर्म के लिए ऐसा किया हो। इसके पहले ज्यूस यानी कि यहूदी धर्म की बात करें, अन्य धर्मों के लिए भी फ्रांस इस तरीके की बात करता रहता है। फ्रांस इसे अपना एक डेवलप्ड सेक्युलरिज्म बोलता है, यानी कि एक विकसित धर्मनिरपेक्षवाद है, जिसे वो पूरी दुनिया में रखना चाहता है, लाना चाहता है, और एटलीस्ट अपने देश में तो रखना ही चाहता है। तो यहां से एक नया कॉलम या एक नया एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है, जिस टॉपिक को हम नाम दे रहे हैं फ्रांस वर्सेस ग्लोबल इस्लाम। और वो आपको सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे भी रहा होगा कि फ्रांस की हुकूमत ने अब वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद, जो एक रेशियल मूवमेंट के नाम से भी जाना जा रहा है, के विरुद्ध अपना मोर्चा खोला है। और वैश्विक आतंकवाद फ्रांस की इस धारणा का सीधे तौर पर, या वैश्विक जो इस्लाम के अनुयायी हैं या जो देश हैं, वो वैश्विक तौर पर फ्रांस के इस विचारधारा का या इस कमिटमेंट का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस में हुई जो घटनाएं थी, वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके सामने आई वो थी, पहला कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की हत्या कर दी गई, और उसके कुछ दिनों बाद ही फ्रांस के शहर नीस में चर्च के बाहर एक महिला की हत्या कर दी गई और कई लोगों को घायल कर दिया गया। दोनों घटनाओं को इस्लामिक आतंकवाद की संज्ञा फ्रांस की सरकार ने ऑफिशियली दिया, और इस बात पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो स्टेटमेंट दिया, इमैनुअल मैक्रोन के स्टेटमेंट में कहा गया दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अब हमें इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, जो उन्होंने विश्व भर के समुदायों से अपील की। कहने का मतलब कि उनका ये स्टेटमेंट वैश्विक तौर पर इस्लामिक विचारधारा के विरुद्ध माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के विरुद्ध जाना इस्लामिक विचारधारा के विरुद्ध माना जा रहा है। और इस्लामिक विचारधारा के विरुद्ध इस प्रकार के कथन का विरोध इस्लामिक समुदायों में होना बड़ी जायज सी चीज नजर आ रही है, जिसकी वजह से दो धड़े बढ़ गए। इमैनुअल मैक्रोन के लिए अपन ये बोल सकते हैं सीधे सीधे तौर पर कि इमैनुअल मैक्रोन ने इस तरीके की घटना को इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरपंथिता जैसे शब्दों का नाम देकर वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेने की कोशिश की। यानी कि रिएक्शन जो फ्रांस गवर्नमेंट का आया, जो रिस्पॉन्स ऑफ फ्रांस आया, उसकी वजह से कई इस्लामिक मुल्क जैसे सीरिया, लीबिया या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन देशों की बात करें, या इवन अभी वर्तमान में नगोर्नो काराबाग के इशू में भी उसको सीधे सीधे एक विक्टिम के तौर पर खड़ा कर दिया गया। विशेष तौर से तुर्की, जिसके राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यानी अर्दोआन जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की इस विचारधारा का सीधे तौर पर विरोध किया। और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया है, तो शार्ली हेब्डो ने एक और कार्टून पब्लिश किया अपने कवर पेज पर। 28 अक्टूबर के इस कवर पेज पर पब्लिश होने वाले कार्टून में एर्दोआन को एक हाथ से एक महिला का बुर्का उठाए हुए और एक हाथ में कुरान लिए हुए दिखाया गया, जिस पर तुर्की बहुत ज्यादा चिढ़ गया और तुर्की ने फिर एक मोर्चा फ्रांस के विरुद्ध खोल दिया। बात यहां तक आ गई है कि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संभावना ऐसी हो सकती है कि कहीं विश्व के दो ग्रुप्स जो कि अब इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी में डिवाइड होते नजर आ रहे हैं, कहीं लड़ करके विश्व युद्ध की स्थिति तक ना पहुंच जाएं, यानी कि दुनिया भर में विश्व युद्ध की स्थिति पैदा ना हो जाए, जो ऑलरेडी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बने हुए टेंशन की वजह से अभी संभावित दिखाई दे रही है। फ्रांस में चर्च पर अटैक इसी बीच में हुआ और इसे एक रिस्पॉन्स माना गया इमैनुअल मैक्रोन का सैमुअल पैटी नाम के शिक्षक की हत्या पर दी गई प्रतिक्रिया का, यानी कि जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध, उस इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध उनके रिस्पॉन्स की वजह से जो नाइफ अटैक फ्रांस के चर्च में हुआ, यानी कि चर्च के ठीक बाहर। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। पहला ये कि प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा, यानी कि जो विक्टिम्स वहां रहे और जो विटनेसेस वहां रहे, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो इस प्रकार की हिंसा को अंजाम दे रहा था ने धार्मिक नारे लगाए, यानी कि वो इस्लामिक स्लोगन्स को बार बार चिल्ला रहा था। और दूसरा, ये घटना
ईसाई समुदाय के एक पवित्र स्थान यानी कि चर्च के बाहर होती है। यानी कुल मिलाकर के पूरी की पूरी घटना को धार्मिक जामा पहनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी कि उसे पूरी तरीके से एक रिलीजियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। ना तो ये फ्रांस के लिए मुश्किल होगा कि वो दुनिया भर की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस तरीके का काम कर सकता है, और ना ही इस्लामिक टेररिज्म के रूप में उसे रिप्रेजेंट करना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस्लामिक स्लोगन्स बोलना और चर्च के बाहर ऐसी घटना को अंजाम देना, ये दोनों अपने आप में सीधे तौर पर इंडिकेट करती है कि लड़ाई अब धर्मों के बीच में, ना कि ये लड़ाई इंसान के बीच में, ये लड़ाई धर्मों के बीच में हमारे सामने आ गई। द बेसिक फैक्ट इज कि इसकी एक प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के तौर पर हमें कई देशों में देखने को मिली है, जिनमें से मेनली बांग्लादेश, मलेशिया, इंडिया, टर्की, पाकिस्तान, इराक जैसे देश शामिल हैं, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, की पिक्चर यानी कि चित्र को कई देशों में सड़कों पर लगा दिया गया, उस पर जूते के निशान बनाए गए, गाड़ियां निकाली गई। यानी कि कुल मिलाकर के एक सार्वभौमिक गणतंत्रात्मक राष्ट्र के राष्ट्रपति का वैश्विक तौर पर अपमान किया जाना भी इतना जायज नहीं है। इस्लाम के अनुयायियों के सीधे तौर पर अगर विचारधारा को माने तो उनके हिसाब से ये जैसे को तैसे वाली घटना है, यानी कि टिट फॉर टैट जैसा इंसिडेंट है, कि उन्होंने हमारे नबी का अपमान किया जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उस देश के राष्ट्रपति का अपमान किया। अगर हम इमैनुअल मैक्रोन के स्टैंड को देखें तो बाद में वो थोड़े से फीके पड़ते जरूर नजर आए, और ये पता चला दैट मैक्रोन ने ये कहा दैट ही अंडरस्टैंड्स द मुस्लिम शॉक ओवर प्रॉफिट कार्टून, कि वो ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम्स को शॉक लगना चाहिए कि प्रॉफिट का कार्टून बनाया गया, यानी उनके नबी का एक तरीके से मजाक बनाने की कोशिश की गई, जो गलत है। लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़ा जो बुद्धिजीवियों के द्वारा खड़ा होता है, जो इंटेलेक्चुअल सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, वो सवाल है दैट क्या ये सेक्युलरिज्म फ्रांसीसी ब्रांड है? क्या फ्रांस इज अ ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म? क्या पूरा का पूरा फ्रांस जो है वो धर्मनिरपेक्षता का एक झंडा पूरी दुनिया में लहराना चाहता है और अपनी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाओं को तैयार करना चाहता है दैट ऑलवेज क्लैश्ड विद द इस्लाम? विशेष तौर पर जब हम अन्य धर्मों की बात करते हैं, दैट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और हम बात करें वर्सेस इस्लाम, तो इनमें एक बहुत बड़ी गहरी खाई नजर आ जाती है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है कि द रिलीजन्स फॉर अदर वेज इज जस्ट अ वे टू लिव द लाइफ, कि ये सिर्फ जीवन जीने की एक शैली तक सीमित रहे। लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म दुनिया में बना जो ना सिर्फ वे टू लिव द लाइफ के रूप में जाना गया, इट बिकेम अ रूल ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन के संबंध या जीवन के जो नियम थे वो इसमें दिए गए, और साथ ही साथ इसका एक डीप इन्वॉल्वमेंस पॉलिटिक्स पर भी रहा। यानी कि अगर आप ज्यादातर इस्लामिक देशों में जाकर के देखें तो वहां पर आज भी शरिया का कानून माना जाता है, और उसका कारण है कि इस्लाम धर्म को ही दरअसल राजनीतिक सिद्धांत माना जाता है। यानी इस्लाम इज अ रिलीजन अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलीजन्स गिविंग द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एज वेल देन other any religion, because in the world no other religion is giving the religious principles. What is the meaning of secularism actually? जब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? राजनीतिक सिद्धांतों और धार्मिक सिद्धांतों को एक दूसरे से अलग रखा जाए, जहां धार्मिक सिद्धांत राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना डालें, हस्तक्षेप ना करें। There is no interference of the religious principles in the politics is called what the secularism is. राजा का कोई धर्म नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? जब हम इसकी बात करने पर आते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिक टॉपिक जो हमारे सामने निकल करके आता है सेक्युलर फंडामेंटलिज्म का, जहां फंडामेंटलिज्म जो शब्द है वो हमें कट्टरवाद के बारे में बताता है। और कट्टरवाद क्या है? कि एक नियम को पकड़ कर बैठ जाना, एक रूल को पकड़ करके बैठ जाना, एक फंडामेंटलिज्म तैयार करना। एक आप जिस जिस सेट ऑफ प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि वो सेट ऑफ प्रिंसिपल इज द फाइनल अथॉरिटी, और उसके ऊपर और कुछ भी हो ही नहीं सकता, उसमें कोई ऑल्टरेशन का कोई चांस नहीं बन सकता, वही सर्वे सर्वा है, दिस इज द ऑल इन ऑल प्रिंसिपल। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म शब्द आया कहां से? दरअसल 1648 में माना जाता है यूरोप महाद्वीप में ट्रीटी ऑफ वेस्टैल्फिया, यानी कि वेस्टैल्फिया की संधि के दौरान धर्मनिरपेक्ष नाम के शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया गया, यानी कि सिद्धांत को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। और यह कहा गया था इस सिद्धांत के अनुसार, इस संधि में 1648 यानी 1648 की, कि राजा जो है वो राज्य पर, राज्य यानी कि अपने लोगों पर किसी भी प्रकार का धर्म जबरदस्ती मरने की कोशिश नहीं करेगा, यानी उन्हें फोर्स नहीं करेगा कि उन्हें यही रिलीजन एक्सेप्ट करना चाहिए, और सभी को स्वतंत्रता देगा कि वो किसी भी धर्म को मान सके या किसी धर्म को ना भी मान सके। धर्म जो है वो शासन का आधार नहीं बनेगा, यही धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत था।
लेकिन इसमें दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एज अ किंग और एज अ लीडर, व्हाट किंग हैज टू डू ऑलवेज। सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें सबसे पहला है सेपरेशन, दूसरा है फ्रीडम और तीसरा है इक्वलिटी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। पृथक्करण, स्वतंत्रता और समानता। जब हम बात कर रहे हैं सेपरेशन की, तो सेपरेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन का मतलब है द पॉलिटिक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि राजनीति पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा। फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम की बात कर रहे हैं दैट एवरीवन मस्ट बी फ्री फॉर एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द रिलीजन। किसी भी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। किसी भी मान्यता को मानने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसके अंतःकरण की, उसकी कॉन्साइंस की, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता की, कि सभी धर्मों का सम्मान, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, ऑल फिलोसफीज, नो डिस्क्रिमिनेशंस मस्ट बी देयर। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़े विचार की बात या सबसे बड़ी सोचने वाली बात यहां पर यह आती है कि ये वो शब्द हैं जिनको सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब उठाया गया। यानी कि फ्रांसीसी समाज में इन फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म टाइप ऑफ वर्ड्स वर फर्स्ट टाइम पुट बिफोर द पीपल, लोगों के सामने लाए गए। क्योंकि इस सेक्युलरिज्म की जब धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दी, फ्रांस का अपना इतिहास, जो आज पांचवां गणतंत्र, फ्रांस वर्तमान में 5th रिपब्लिक में काम कर रहा है। बिफोर द फर्स्ट रिपब्लिक इन फ्रांस स्टार्टेड आफ्टर द 1789 रिवॉल्यूशन, जब फ्रांस में हाउस ऑफ बर्बन का रूल चल रहा था और फ्रांस के शासक लुई 15 वहां शासन कर रहे थे, तब यह माना जाता है कि इनका शासन पूरी तरह से दैवीय सिद्धांतों पर आधारित था। दैवीय सिद्धांतों का मतलब क्या होता है? द डिवाइन रूल। यानी कि फ्रांस जो था उसका इतिहास डिवाइन रूल का हिस्ट्री है, जो बाद में बदल गया और रिपब्लिक ऑफ फ्रांस धीरे 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 सेक्युलरिज्म में कन्वर्ट होता चला गया। दैवीय सिद्धांत का सीधा मतलब था कि राजा अपने आप को देवताओं की संतान मानता था और वो ये मानता था कि पूरी प्रजा, यानी कि द कंप्लीट किंगडम हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय द गॉड टू रूल ओवर इट। व्हाट आई वांट टू डू विद देम आई कैन डू दिस। ऑल द रिसोर्सेज आर ऑफ माइन, ऑल द पीपल आर ऑफ माइन, दीज आर टू सर्व मी। ये सभी लोग जो है वो मुझे सर्विस देने के लिए, मुझे सेवाएं देने के लिए। ये दैवीय सिद्धांत का एक शासन जिसमें राजा अपने आप को स्वयं देवता या देवता का प्रतिनिधि मान करके शासन करता था और अपना धर्म, अपनी विचारधारा लोगों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता था। ये एक तरीके की तानाशाही थी जिसका अंत फ्रांस में किया गया और फ्रांस उसी विचारधारा पर आज अपने 5वें गणतंत्रात्मक शासन में भी काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस बड़ी शिद्दत के साथ अपने सेक्युलरिज्म को लोगों पर इंप्लीमेंट करना चाहता है, अपनी सोसाइटी पर इंप्लीमेंट करना चाहता है। और उससे भी बड़ी चीज यहां पर यह है कि क्या ये इंप्लीमेंटेशन अब फ्रांस की इतनी बड़ी जिद बन चुका है कि ये सेक्युलरिज्म अब सेक्युलर फंडामेंटलिज्म में बदलने लग गया, कि ये धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष कट्टरपंथिता में बदलने लग गई, जिसकी वजह से हम धार्मिक स्वतंत्रताओं को छीनने की कोशिश करें। यानी कि अब जो पूरा का पूरा सीनरी हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है। हमने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता में बात की कि राजनीतिक सिद्धांतों पर धर्म को हावी नहीं होने दिया जाएगा, यानी कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। दैट मींस द सेक्युलर फंडामेंटलिज्म इज व्हाट एक्चुअली इट इज ट्राइंग टू से दैट द रिलीजन मस्ट ऑलवेज बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। यानी कि अब हम धर्म पर राजनीतिक सिद्धांतों को हावी होने देना चाह रहे हैं। कहने का मतलब हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, या कहने का मतलब हम सिर्फ ये डिस्कस करना चाहते हैं दैट अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार के रिलीजन की, तो क्या वो रिलीजन किसी पॉलिटिकल प्रिंसिपल से ओवरलैप होना चाहिए? तो क्या वो रिलीजन किसी पॉलिटिकल प्रिंसिपल से ओवरलैप होना चाहिए, यानी राजनीति से ओवरलैप होना चाहिए? या कि फिर हम दूसरे क्रम पर बात करें कि क्या कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल किसी भी प्रकार के रिलीजन से ओवरलैप होना चाहिए? क्या धर्म राजनीति पर हावी हो सकता है या राजनीति धर्म पर हावी हो सकती है? रिलीजियस
फंडामेंटलिज्म और सेक्युलर फंडामेंटलिज्म के बीच का एक डिफरेंस आपको यहां से अच्छे से दिखाई दे जाता है कि अगर हम फ्रांस की विचारधारा को भी समझने की कोशिश करें, देखिए इस्लाम की विचारधारा को समझने की कोशिश करें तो इस्लाम चाहता है कि धर्म हमेशा राजनीति पर ओवरलैप करता रहे, रिलीजन मस्ट ऑलवेज बी ओवरलैप द पॉलिटिक्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स मस्ट सेट ऑलवेज द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, but the French ideology says that political principles must always be over political principle must always overlap the religious principles, कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर रहें। तो लड़ाई इस बात की है कि क्या फ्रांसीसी समाज की विचारधारा राजनीतिक सिद्धांतों को धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर रखना चाहती है, या विश्व भर की इस्लामिक विचारधारा धार्मिक सिद्धांतों को राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर रखना चाहती है। सेक्युलरिज्म के अपने जो मीनिंग है वो इसमें कहीं भी दिखाई नहीं देते आपको। सेक्युलरिज्म के अपने मीनिंग जिसमें यह बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षवाद का सिद्धांत सीधे सीधे तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, सभी व्यक्तियों के धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म कहता है कि जो रिलीजन है वो कभी भी राजनीति पर हावी नहीं होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांतों से धर्म को हमेशा दूर रखना चाहिए, धर्म एक अलग विषय होना चाहिए, राजनीति एक अलग विषय होना चाहिए और उसको सेपरेट होना चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन क्या वो सिद्धांत हमें यहां सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं? नहीं। रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी और सेक्युलरिज्म की ये जो लड़ाई हमें देखने को मिल रही है, यानी कि धार्मिक एक रूपता और धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों में क्या डिफरेंस हमारे सामने दिखाई दे रहा है? एक राजा का ये धर्म होता है कि उसका कोई वास्तविक धर्म नहीं होना चाहिए, यानी राजा किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं होना चाहिए, और अगर वो किसी धर्म का मतावलंबी है भी तो वो राजा प्रजा के सामने अपने उस धर्म का कभी भी इजहार नहीं करे। तो फिर राजा की नैतिक ड्यूटी है क्या कि वो किंग अपनी प्रजा को हमेशा या प्रजा के धर्म को ही स्वीकार कर ले, या कि फिर प्रजा को किसी भी धर्म को स्वीकार ना करने के लिए बाध्य ना करे। यानी कि अगर प्रजा किसी धर्म को जबरदस्ती स्वीकार नहीं करना चाहती तो उसे बाध्य ना करे। दैट मींस द किंग हैज टू रूल अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म रिलीजन। राजा को एक रूपता, धर्म की एक रूपता के अनुसार शासन करना चाहिए, विद रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता के साथ। धार्मिक सहिष्णुता यहां पर सबसे बड़ा विषय उभर कर सामने आता है। एक राजा और एक कुशल प्रशासन के लिए, यानी कि एक बेस्ट या फिर एक ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन को जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हमारे सामने आती है वो है रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता। और धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने राज्यों का विकास किया या नहीं किया, इस चीज को जानने के लिए हम इतिहास में जा सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सफल शासक के तौर पर जाने जाने वाले भारतीय शासक का नाम अशोक था, और अशोक एक ऐसा शासक माना गया जिसने दुनिया में सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति को अपनाया, यानी रिलीजियस टॉलरेंस की इस नीति को अपनाया, जिसने अपनी धार्मिक विचारधारा को ना तो अपने नागरिकों पर थोपने की ज्यादा कोशिश की, और अपने नागरिकों को और अपनी प्रजा को यह समझाया भी, निर्देश भी दिया कि दूसरे धर्मों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। आप किस धर्म के हैं इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी और धर्म को कितना सम्मान देते हैं, उसे कितना स्पेस देते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका धार्मिक भाईचारा कितना मजबूत होगा। तो दुनिया में अगर सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने की बात करें तो यह था सम्राट अशोक, जिसने सबसे पहले दुनिया में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। ही वाज द फर्स्ट किंग एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। और भारत में सिर्फ यही ये बात रुकी नहीं थी। कहते हैं कि अशोक के बाद अकबर एक ऐसा शासक हुआ जो भी एक कुशल प्रशासक माना गया और प्रजा के मध्य बड़ा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसने भी इसी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, साथ ही साथ सिख समाज के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए थे। कहा जाता है कि सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर की जगह अकबर ने ही दान की थी सिखों के गुरु रामदास को। वहीं अगर हम बात करें, अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर भी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए ही जाना जाता रहा। यानी जहांगीर का शासन भी प्रजा के लिए एक अच्छा समयकाल माना गया था, क्योंकि इसमें रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो किया गया, धार्मिक सहिष्णुता को फॉलो किया गया, किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं किया गया, सभी को समान अधिकार दिए गए। यानी धार्मिक नियमों को इन सफल शासकों ने अपने शासन पर हावी नहीं होने दिया, और इन्होंने अपना पूरा शासन जो था, अपनी पूरी गवर्नेंस जो थी, उसे रिलीजियस अफेक्ट्स के बिना आगे कंटिन्यू किया, उसे गवर्न किया। और उसका फर्क हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि क्या अशोक, अकबर और जहांगीर जैसे शासकों के शासनकाल विकसित शासनकाल नहीं थे? क्या उन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माना जाता? क्या उन्हें जनता में लोकप्रिय शासक का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। दे बिकेम द मोस्ट पॉपुलर किंग अमंग द पीपल इन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
लेकिन फ्रांस की वहीं अगर आज वर्तमान में डेमोग्राफी की बात करें, हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि फ्रांस की अगर वास्तविक डेमोग्राफी की बात करें, आज फ्रांस की लगभग जो आबादी हमें दिखाई देती है वो 6.5 करोड़ के आसपास हमें दिखाई देती है। 6.5 करोड़ में से ऑलमोस्ट 9 to 10% पीपल फ्रांस में रहने वाले मुस्लिम हैं। यानी कि 9 से 10% लोग जो फ्रांस में हमें दिखाई देते हैं वो मुसलमान आबादी फ्रांस में रहती है। यानी कि हम बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट में आने वाले जो देश हैं उनमें मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रांस में ही आती है। लेकिन इन आंकड़ों पर विचार करने से पहले हमें यह बात समझ लेनी है कि ये 9 से 10% मुस्लिम जो रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के तौर पर कुछ तो विकास की दौड़ में, कुछ रोजगार की होड़ में, कुछ अपने यहां के क्षेत्रों में अशांति के माहौल की वजह से निकाले जाने की वजह से फ्रांस या यूरोप के अन्य देशों में आकर बसे रहने लगे, वो कहां से आते हैं? दैट मीन्स इस मुस्लिम पॉपुलेशन का जो फ्रांस में आपको दिखाई दे रही है, इस मुस्लिम पॉपुलेशन का बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड की हमें बात करनी है। और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन का ये जो बैकग्राउंड आपको दिखाई देता है वो कोई खासे विकसित देशों से दिखाई नहीं देता। लाइक इन मोरक्को, ट्यूनिशिया, माली, लीबिया जैसे जो अविकसित राष्ट्र आपको दिखाई देते हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका आपको दिखाई देती हैं, जो पिछड़े हुए देश कहला रहे हैं। पिछड़े हुए देश जिनमें भुखमरी है, जिनमें कुपोषण है, जिनमें महामारियां फैल रही हैं, जिनमें इकोनॉमी नहीं है, ऐसे देशों से आने वाली ये मुस्लिम जो आबादी है वो गरीब है, वो अनपढ़ है। यानी कि हम बात कर रहे हैं गरीब और अनपढ़ मुस्लिम आबादी की। और अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो गरीब और अनपढ़ मुस्लिम आबादी है, आप इस आबादी से इस प्रकार के काम करने की अपेक्षा रखते हो जो कि एक बुद्धिजीवी काम हो या इंटेलेक्चुअल काम हो। आप उस आबादी से ऐसी अपेक्षा रख रहे हो कि आप उनके सामने उनके धार्मिक गुरु का मजाक बनाते हो और आप उनसे ये अपेक्षा रखते हो कि वो हिंसक ना हो। पुरानी कहावत है, एक गरीब और अनपढ़ आदमी का जीवन पशु की भांति होता है और पशु अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार कुछ भी करने से पहले सोच नहीं पाता, उसका स्टिमुलस इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उसके ब्रेन रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे मजबूत नहीं होते। तो आप जिस मुस्लिम आबादी की बात करते हो जो फ्रांस में रह रही है, क्या वो अभी भी पिछड़ी है? हाँ, वो अभी भी पिछड़ी है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज कि इस्लामिक टेरर एक स्पॉन्सर्ड टेरर है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस्लामिक टेरर पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक टेरर है, एक स्पॉन्सर्ड टेरर है, एक प्रायोजित आतंकवाद है। यानी कि इस इस्लाम का नाम देकर प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा का पूरा काम जो किया जा रहा है वो स्लीपर सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंसिडेंट यानी कि एक मौके यानी कि एक समय की तलाश होती है जिस समय पर इन्हें एक्टिव होना होता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम मान के चलें, सैमुअल पैटी जैसे शिक्षक की हत्या एक ऐसा इंसिडेंट था जिस इंसिडेंट ने इन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। ये वो ट्रेंड यानी कि पूरी तरीके से प्रशिक्षित लोग हैं जो दुनिया के कोने कोने में हर आबादी के बीच में फैले हुए हैं और वो जानते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना कोई बड़ी चीज तो है नहीं। इसीलिए एक इंसिडेंट परफॉर्म होते ही लोगों में थोड़ा सा भड़काव भी आते ही एक और ऐसा इंसिडेंट क्रिएट कर दो जिससे वो भड़काव एक बड़ी आग की लपट में बदल जाए और धीरे धीरे करके एक बड़ा धमाका ऐसा हो जाएगा कि वो उन्हें उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसे केसेस में इनके लिए सबसे बड़े प्राइम विक्टिम जो होते हैं वो होते हैं अनपढ़ और गरीब आबादी के वो लोग। और ये अनपढ़ और गरीब आबादी के लोग जो कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदायों के रूप में दुनिया के देशों में रह रहे हैं को बरगलाना या को भड़काना कोई बड़ी चीज नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना था? वास्तविक तौर पर अगर मैं फ्रांस के स्टेट की बात करूं तो यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की यह गलती रही कि उन्होंने एक बहुत अनमैच्योर्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया अपने स्टेटमेंट्स में। अपने समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या होते हुए देख और उसके बाद कुछ और इंसिडेंट्स में नीस की घटना के बाद
लगता है कि वो अपना एक आपा खो गए और इसी की वजह से उन्होंने उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया भर में इस्लामिक समुदायों के मध्य एक टारगेट बनकर के उभरे, एक लक्ष्य बनकर के उभरे, जिसका अंत करना उनका एक प्राइमरी एम बनता चला जा रहा है। इट सेज दैट इन यूरोप, अगर हम बात करें, फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन आपको दिखाई देती है और फ्रांस का जो अपना रूल है उसे रूल ऑफ लेसाइट के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये लेसाइट वर्ड उनके यहां सेकुलरिज्म के लिए प्रयोग किया गया एक वर्ड है, यानी फ्रांसीसी संविधान दरअसल लेसाइट का संविधान है, जिसमें ना सिर्फ इस्लाम, सभी धर्मों को राजनीति के ऊपर नहीं माना जाता। आप ये बोल सकते हो कि फ्रांस में जो नियम लाए गए उनके अनुसार क्रिश्चियंस क्रॉस नहीं पहन सकते, सिख किसी भी तरीके का पगड़ी या धार्मिक कटार या इस तरीके के चिन्ह नहीं रख सकते। जिस तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता भारत में दी गई है, उस तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता में नहीं दी गई। भारत की धर्मनिरपेक्षता हमसे कहती है कि किसी भी धर्म को स्वतंत्रता से माना जा सकता है, लेकिन फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म ये कहता है कि फ्रांस में कोई भी धर्म वहां के संविधान और वहां की राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। इसी तरीके का एक प्रश्न फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक शेरॉक के शासनकाल में भी उठा, जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी और इस्लाम की सार्वजनिक तौर पर प्रचार करने या उसके पूरे जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने पर रोक लगाने संबंधी अधिनियमों पर संसद में विचार करवाना शुरू किया था। और इसी प्रकार के धार्मिक नियमों के संबंध में इमैनुअल मैक्रोन ने भी विचारों को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से फ्रांस में मुसलमानों के मध्य एक इनसिक्योरिटी पनपती है, क्योंकि उनका धर्म उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाजत देता है। दरअसल उनका धर्म ही उनकी राजनीतिक व्यवस्था को तैयार करता है, और इस वजह से जब उनका धर्म राजनीति के आड़े आता है तो उन्हें लगता है कि हमारे धर्म के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है या हम असुरक्षित हो जाएंगे, धीरे धीरे हम यहां असुरक्षित हो जाएंगे। और आग में घी डालने का काम फ्रांस के ही एक बड़े लोकप्रिय लेखक मिशेल वेलवेक के द्वारा लिखी गई पुस्तक या उपन्यास सबमिशन में किया गया, जिस सबमिशन नाम के इस उपन्यास में मिशेल वेलबेक लिखते हैं कि साल 2022 तक फ्रांस का इस्लामीकरण हो जाएगा, द फ्रेंच विल बिकम इस्लामिक कंट्री। फ्रांस का राष्ट्रपति एक मुस्लिम राष्ट्रपति होगा और महिलाओं को वहां नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यानी कि फीमेल की इंडिपेंडेंसी, लिबर्टी वहां पर छीन ली जाएगी। लोग एक से अधिक शादियां करने के लिए अलाउ कर दिए जाएंगे, यानी कि लोग एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। विश्वविद्यालय जितने भी फ्रांस के होंगे, यूनिवर्सिटीज, उनमें कुरान को एक कंपलसरी सिलेबस मान लिया जाएगा और कुरान को पढ़ाया जाएगा। इतने लोकप्रिय लेखक द्वारा लिखा गया ये जो उपन्यास था उसने फ्रांस के लोगों को भड़काने का काम किया और फाइनली इस्लाम और फ्रेंच क्रिश्चियंस जो थे वो एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। हालांकि फ्रांस को इस बात में कई सारे देशों का सपोर्ट भी मिला, जिसमें से इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो खुलकर इस बात पर सामने तो नहीं आए, ना तो भारत में ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जिस तरह से अपमान किया गया मुस्लिम समुदाय द्वारा, उस पर उन्होंने कुछ बोला, लेकिन बावजूद उसके अगर आप देखो कि इंडिया का स्टैंड इस बीच में क्या आ रहा है, तो इंडिया का स्टैंड आने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। पहला, इंडिया का सबसे गर्म मुद्दा जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से यूसीसी चल रहा है। यूं तो संविधान के निर्माण के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता जो है वो एक बड़ा गर्म मुद्दा रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में एक ऐसा लंबित कानून माना जाता है जिस कानून के मुताबिक भारत में सभी धर्मों को कानून के रूप में समान दर्जा दिया जाएगा, यानी कि कोई भी धर्म कानून के सामने एक भेदभाव उस धर्म के साथ नहीं किया जा सकता। सभी धर्म कानून के रूप में या कानून के समक्ष समान रूप से लाए जाएंगे। जो भी पर्सनल लॉज आज हमारे यहां हैं, पर्सनल लॉज जो कि तलाक, विवाह, संपत्ति के हस्तांतरण या संपत्ति के स्थानांतरण से संबंधित हैं, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर विवाह और तलाक के नियम अलग, और अन्य धर्म खासतौर से हिंदू मैरिज कोड जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाला एक विषय बन गया और कानूनी रूप से भारत में विवाह और तलाक के लिए कानून बनाए गए, लेकिन इस्लाम को उसमें आज तक शामिल नहीं किया जा सका, जिसका एक बहुत बड़ा चेंज आपने पिछले साल देखा जो ट्रिपल तलाक के रूप में सामने आया। और ट्रिपल तलाक अधिनियम आने के बाद भारत में यूसीसी का जो
एक बहस थी वो और ज्यादा तेज हो गई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी धर्मों के लिए समान कानून लाने का ये जो प्रस्तावित नियम भारत में है, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नई विचार या नई विचारधारा मिल सकती है और उस पर अपना एक नई रोटी सेकने का एक मौका भारत को मिल जाता है सीधे सीधे तौर पर। तो भारत में इस लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि मोदी अगर फ्रांस को सीधे तौर पर सपोर्ट करते हैं तो इस सपोर्ट की वजह से भारत में वो लोग जो बड़ी आबादी में रहते हुए जनसंख्या बाहुल्य के साथ यूसीसी का सपोर्ट करते हैं और सरकार को इस बात पर समर्थन देते हैं कि यूसीसी लागू हो जाए, का सीधा सपोर्ट मोदी जी के प्रति आ जाता है। दूसरा, फ्रांस का अमेरिका द्वारा स्टैंड ले लेना और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पर फ्रांस को अपना सपोर्ट देना वैश्विक इस्लाम के खिलाफ लड़ने में सीधे तौर पर मोदी जी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो भी फ्रांस को अपना सपोर्ट दें। और इस वजह से उन्होंने भी कहा कि फ्रांस वैश्विक इस्लाम के वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में फ्रांस के साथ है। भारत का इस तरीके का स्टेटमेंट देना सीधे तौर पर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने का एक प्रयास माना जा सकता है। यानी कि दे एक्चुअली आर गोइंग टू ट्राई टू मेक देयर रिलेशंस मोर स्ट्रांग और स्ट्रॉन्गर देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पीछे एक और बड़ी चीज सामने आती है और वो ये कि फ्रांस का सीधे तौर पर विरोध करने वाले महत्वपूर्ण देशों में टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के प्रमुखों के नाम सीधे सीधे तौर पर सामने आए। अगर हम देखें तो साल 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की संसद में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने से संबंधित अधिनियम लाया गया और हालिया तौर पर भूमि सुधार अधिनियम भी लाया गया, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त क्षेत्र नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और भारतीय संघ के अंतर्गत पूर्ण रूप से आता है। भूमि सुधार कानून में भी यह कह दिया गया है कि खेती की जमीन को छोड़कर अन्य सभी जमीनों को भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में अब खरीद सकता है, जिसे पहले नहीं खरीदा जा सकता था। तब 2019 में यह कानून बनाते समय कश्मीर के मुद्दे पर सबसे पहले भारत का विरोध करने वाले या भारत की इस नीति का विरोध करने वाले लोगों में टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देश शामिल थे। यानी इनके शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं यानी इनके टॉप लीडर्स ने मोदी की इस नीति का विरोध किया था और अब मोदी अपने उसी विरोध का सीधे सीधे तौर पर बदला लेने के लिए अपनी एक कूटनीतिक चाल भी चलना चाहते हैं। यानी कि फ्रांस को सीधे तौर पर सपोर्ट करते हुए उन्होंने सीधे उन लोगों का विरोध कर दिया जो फ्रांस को अपोज कर रहे हैं, फ्रांस की अपनी इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ विचारधारा पर और इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कमिटमेंट पर। यानी कि मलेशियन मातिर मोहम्मद, पाकिस्तानी इमरान खान और टर्कीज एर्दोगन मोदी जी के सीधे निशाने पर इस वैचारिक लड़ाई में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे। यानी कि डिप्लोमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि एक साल पहले जिन लोगों ने हमारा कश्मीर इशू पर विरोध किया था, हमने उनको अपनी तरफ से एक जवाब दे दिया। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि यूरोप में होने वाली इन हिंसात्मक गतिविधियों को रोकना, कि क्या कहीं ये विचारधारा की लड़ाई इतनी ज्यादा ना आगे बढ़ जाए कि पूरा यूरोप एक इमरजेंसी में आ जाए।